हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कंसीडर करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन एंड द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनती है। मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अज्यूम करके चल रही थी कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनती है दैट इज प्योरली कोवैलेंट। ओके, जिससे हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर्स को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, बट थ्योरी कुछ जगह पे जाके फेल हो जाती है, जैसे वो मेटल के कलर्स को और मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और हमने ये भी देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कुछ हद तक एक्सप्लेन करती है, बट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, हमने ये स्टडी किया था कि वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये कॉम्प्लेक्सेस ऐसे क्यों बनते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए वो वहां पर आ जाके क्या हो गई, फेल हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है जो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्यों बन रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्यों बन रहे हैं, और मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं, उनमें कलर्स क्यों आ रहे हैं। साथ के साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी ये थ्योरी डेवलप किसने की थी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय टू फिजिसिस्ट्स एंड देयर नेम्स वर बीज एंड ब्लैक। ओके, ओरिजिनली ये थ्योरी जो है ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिनको हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बनी थी। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल्स को स्टडी कर रही थी। ओके, लेटर ऑन 1950s के अराउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट ने इस थ्योरी को ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में भी अप्लाई करना शुरू किया और सक्सेसफुली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। ठीक है, तब से लेके आज तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक रिसर्च में बहुत अच्छा एक फील्ड माना जाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या मान के चलती है थ्योरी, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी इसकी अजम्पशन क्या थी। ठीक है, तो ये थ्योरी अज्यूम करती है कि जो मेटल आयंस हैं और लिगेंड्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस उनके अंदर जो अट्रैक्शन है दैट इज आयनिक अट्रैक्शन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी कि द अट्रैक्शन इज प्योरली कोवैलेंट, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि द जो इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड्स के बीच में दैट इज प्योरली आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो क्यों? क्योंकि ये थ्योरी अज्यूम करके चलती है कि जो मेटल आयंस हैं और जो लिगेंड्स हैं दे आर जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मेटल्स के ऊपर ये कंसीडर करती है कि पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और लिगेंड्स के ऊपर ये कंसीडर करके चलती है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट कंसीडर दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बिकॉज there is a positive charge on the metal ion and the negative charge on the ligand. ओके, यहां तक तो ठीक है, बट बात आती है कि लिगेंड्स हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल के साथ जो लिगेंड्स लगे होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रल्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स के बहुत ही रेयर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे हमारे पास दो टाइप के लिगेंड्स लगे होंगे मेटल के साथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव लिगेंड्स लगे होंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं? साइनाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, ठीक है, ब्रोमाइड हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स जो है उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारे पास कार्बोनाइल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथिलीन हो सकती है, और भी बहुत सारे हमारे पास लिगेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मेटल के ऊपर तो कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर तो लिगेंड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है तो बिल्कुल सही बात है कि मेटल का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो लिगेंड के ऊपर है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो उस टाइप पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट वुड बी नोन एज दी
आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है, उसको हम आयन आयन इंटरेक्शन कह देंगे। क्लियर? बट बात आती है कि जब न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए जिसके पर कोई चार्ज ही नहीं है, उस टाइम वो मेटल के साथ कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पे ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जब हमारे पास कोई न्यूट्रल लिगेंड होता है तो वहां पे हमारे पास क्या होगी, डाइपोल मोमेंट होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर हमें पता है, ठीक है ना। अब अमोनिया में हमारे पास जो नाइट्रोजन जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन जो है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सो उस केस में हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, ठीक है। और इनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन होती है। अब डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। और बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट लिगेंड विल बी हैविंग इंटरेक्शन विद द मेटल आयन, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मेटल और न्यूट्रल लिगेंड के बीच में, दैट इज नोन एज द आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक। तो ये चीज है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अज्यूम करके चलती है कि जो मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जो मेटल आयंस हैं और जो लिगेंड्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होती है, क्योंकि वो मेटल को और लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मान के चलती है, ठीक है। मेटल का जो चार्ज है दैट इज प्लस चार्ज और लिगेंड्स का चार्ज है जो माइनस चार्ज, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी। क्लियर? तो ये थ्योरी ये सब कुछ एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट बात आती है कि डी ऑर्बिटल्स और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बीच में रिलेशन हमने स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। नाउ तो डी ऑर्बिटल्स जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है, चाहे वो थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हों चाहे वो फोर्थ शेल के ऑर्बिटल हों। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शेल में अगर डी ऑर्बिटल्स होंगे तो वो 5 टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले डी ऑर्बिटल्स की स्पेशल अरेंजमेंट को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। हमें पता है कि 5 तरह के हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। वो कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी डी जेड स्क्वायर। अब इनमें फर्क क्या होता है, जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है इसमें जो लोब्स हैं दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन दी एक्सिस। अब यहां पे एक्स वाई आ रहा है तो ये जो लोब्स हैं दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस, मींस दीज आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस। अगर ये हमारी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस जो हमने ऐसे दिखाई है दैट इज जस्ट लाइक दिस, ओके। एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जेड एक्सिस हमारी जो है वर्टिकल लाइन है, और जो वाई एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस एज वेल एज दी जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इन बिटवीन जो ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहेंगे। सिमिलरली डी वाई जेड, अब जेड एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये है, तो जो ऑर्बिटल वाई और जेड के बीच में पड़े होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डी वाई जेड ऑर्बिटल कहेंगे। सिमिलरली जेड एक्स की बात करते हैं, अब जो ऑर्बिटल वर्टिकल एक्सिस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में पड़े होंगे दैट मींस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दी वाई एक्सिस दे आर नोन एज दी डी जेड एक्स, ओके। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जो अलोंग दी एक्सिस बड़े होते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर की बात आ गई है, तो वो ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। अब यहां पे हमारा जो ऑर्बिटल है वो जेड एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है और साथ में एक कंसेंट्रिक हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग टाइप में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, ठीक है। मेजरली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी इसमें वो जेड एक्सिस अलोंग रहेगी। वो क्यों रहेगी, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल बना हुआ है दो ऑर्बिटल को मिक्स करके बना हुआ है। जैसे हमारे पास ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल था, ऐसे हमारे पास डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भी होता है, जिसके में क्या होता है हमारे पास
कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर प्लेस्ड अलोंग द z एक्सिस एज वेल एज द x एक्सिस. सिमिलरली इन केस ऑफ dz² - y², the orbital will be along the z axis as well as the y axis. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास dz² ऑर्बिटल बनता है. ठीक है, अब हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं. इनिशियली सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, और इन सब ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं. ठीक है, और जब किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, जब लिगेंड्स उसके क्लोज आते हैं मेटल के पास तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं. कैसे होते हैं वो बात करते हैं हम. सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पता है कि ये ऑर्बिटल्स क्या है, एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं. ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी लिगेंड के पास नहीं है. जैसे फ्री मेटल की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्बिटल क्या होंगे, एक लेवल पे होंगे. ठीक है, तो जब लिगेंड्स जो है मेटल के क्लोज आएंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, जस्ट क्लोज आ रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि लिगेंड जो कि पॉइंट चार्ज है उसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं, लिगेंड्स आ रहे हैं. तो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड एक मेटल के अराउंड क्या होगा, डेवलप होगा, जिससे क्या हो रहा है कि इन सब ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड, द नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस डी ऑर्बिटल्स, उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगी. रिपल्शन से क्या हो रहा है कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल जो पहले लो लेवल पे पड़े हुए थे वो उनकी सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, रेज हो जाएगी. ठीक है, और जब लिगेंड्स क्या है अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे आके प्लेस्ड हो जाते हैं, एक ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उस टाइम पे ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल है जो कि जिनकी सबकी एनर्जी रेज हो चुकी थी वो क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं. अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, दैट डिपेंड्स कि लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहे हैं. अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री. ठीक है, अगर हमारे पास वहां पे 6 लिगेंड्स हैं तो 6 लिगेंड्स हमारे पास ऑक्टेट ज्योमेट्री बनाते हैं. तो ऑक्टेट ज्योमेट्री कैसे बनती है, जब लिगेंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम दी ऑल दी एक्सिस. ठीक है, 2 लिगेंड्स क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, और 2 क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं. ठीक है, जब 6 लिगेंड अलोंग दी 3 एक्सिस मेटल के क्लोज आएंगे और अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, उस केस में जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, अब कौन से ऑर्बिटल है जो अलोंग द एक्सिस पड़े हुए हैं, dx² - y² और dz². ठीक है, तो ये 2 ऑर्बिटल क्या करेंगे, इन ऑर्बिटल से ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे लिगेंड के ऑर्बिटल से. ठीक है, तो इन दोनों ऑर्बिटल की क्या होगी, एनर्जी रेज्ड हो जाएगी. ठीक है, दैट मींस ये डीस्टेबलाइज हो जाएंगे. पहले स्टेबल थे, अब क्योंकि रिपल्सिव इंटरेक्शन हो रही है लिगेंड के ऑर्बिटल्स और मेटल के दीज 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शंस होगी, और वो क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दैट मींस दे विल गेट डीस्टेबलाइज. ठीक है, और क्योंकि ये ऑर्बिटल जो है अलोंग द एक्सिस पड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, इनकी जो रिपल्शन होगी उनके साथ वो बहुत कम होगी. ठीक है, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस तरफ से आ रहे हैं, जेड एक्सिस तरफ से आ रहे हैं, वाई एक्सिस तरफ से आ रहे हैं. तो अब ये ऑर्बिटल तो क्या पड़े हैं, इन बिटवीन द एक्सिस पड़े हुए हैं. ठीक है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगी लिगेंड के साथ वो क्या होगी, कम हो जाएगी. तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, डिक्रीज होने से ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे. और हम कह सकते हैं कि because of the electric field the degeneracy of the orbital get split up. ठीक है, और we can say the energy of the degenerate orbitals get split up, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं. ठीक है, तो यहां से उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी. अब चलिए देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल के केस में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है. नाउ किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो मेटल है वो सेंटर में पड़ा होता है. ठीक है, और लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रा के वर्टिसेस पे पड़े होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम सपोज करके चलते हैं कि मेटल जो है हमारा फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है. जब मेटल फ्री स्टेट में है, कोई भी लिगेंड उसके आसपास नहीं है, तो इसके 5 के 5 जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, एक लेवल पे होंगे. ठीक है, 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, डीजनरेट होंगे. वो एक फ्री स्टेट में हमने ये पोजीशन पे दिखा दी है. ठीक है, तो इनिशियली क्या है, 5 के 5 डी ऑर्बिटल जो हैं एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं, इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल कह देंगे. नाउ सपोज कि इस मेटल के पास 6 लिगेंड जो है डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं. अभी इसके पास नहीं पहुंचे हैं, अभी आ रहे हैं, मीन्स थोड़ा दूर हैं. तो उस केस में जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटल को सब तरफ से सराउंड करेगा.
ठीक है। तो उस टाइम पे जो फील्ड है उसको हम स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनका फील्ड क्या कर रहा है, सब जगह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में ऑर्बिटल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फील करेंगे, ठीक है। तो उस केस में सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो रेज हो जाती है, ओके। तो वो एक सेकंड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है एनर्जी ऑफ द मेटल ऑर्बिटल्स इन द स्फेरिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड्स, मींस जब भी लिगेंड्स क्या है अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेट में क्या हो रहा है कि जब लिगेंड्स आके अपनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस केस में जो लिगेंड यहां पे पड़ा हुआ है उसका फील्ड कहां पे कंसंट्रेटेड रहेगा ज्यादा, जो ऑर्बिटल अलोंग दी एक्सिस पड़ा हुआ है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। और जब कोई लिगेंड क्या है जेड एक्सिस पे आके अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा तो जो जेड डायरेक्शन में हमारा ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और जो इन बिटवीन एक्सिस पड़े होंगे उनकी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे जब आके लिगेंड अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे तो जो ऑर्बिटल वाई डायरेक्शन में होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है वो क्या होता है, अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पड़ा होता है। सिमिलरली जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो क्या होता है, अलोंग दी जेड एक्सिस पड़ा होता है। मींस ये दो ऑर्बिटल क्या करेंगे, लिगेंड के अपनी पोजीशन पे आने पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे और वो क्या करेंगे, रिपेल होके उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑर्बिटल क्या करे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस पड़े हुए हैं, उनके साथ लिगेंड के ऑर्बिटल की रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, और वो क्या करेंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनिशियल लेवल था स्टेट 2 पे, जब लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड था। उसके बाद जब लिगेंड्स ने आके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो कि अलोंग दी एक्स एक्सिस पड़े हैं और वाई एक्सिस पड़े हुए थे, और साथ ही जो डी जेड स्क्वायर जो कि जेड एक्सिस की तरफ पड़े हुए थे, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस पड़े हुए थे उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मींस ये ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, क्लियर। और एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि इन ऑर्बिटल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो सेम रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जब ये स्प्लिट करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो ऑर्बिटल ऊपर गए हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वहां पे वो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट और 6 dq। अब यहां पे डेल्टा नॉट क्या है, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द अपर ऑर्बिटल्स विच इज नोन एज द ईजी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हमने क्या बोल दिया, T2G ऑर्बिटल्स। मींस डेल्टा नॉट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ईजी ऑर्बिटल्स एंड द T2G ऑर्बिटल्स, क्लियर। और यहां पे डेल्टा इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और नॉट यहां पे हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में लिख दिया, ठीक है। सो वी कैन से द डेल्टा नॉट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। तो यहां पे जो दो ऑर्बिटल्स ऊपर गए हैं उनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, 0.6 डेल्टा क्यू, और जो जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, दैट इज -0.4 डेल्टा नॉट। अगर एक ऑर्बिटल की -0.4 डेल्टा नॉट है तो 3 ऑर्बिटल्स हैं तो तीनों की कितनी हो जाएगी, -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है। और ऊपर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, 0.6 डेल्टा नॉट, तो दो ऑर्बिटल्स की कितनी हो जाएगी, +1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे, ऊपर कितनी एनर्जी है हमारे पास, +1.2 डेल्टा नॉट, नीचे कितनी है हमारे पास, -1.2 डेल्टा नॉट। तो डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास, डेल्टा नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस डेल्टा नॉट को हम 10 dq के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर 10 dq ले रहे हैं तो ऊपर वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, +6 dq, और नीचे कितनी हो जाएगी हमारे पास, -4 dq, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह जाएगी, वो 10 dq हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, और उनकी जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास D1, D2, D3 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन हो किसी मेटल में, ठीक है, तब उनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस टॉपिक को अपनी बुक में से अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में
आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।